नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, ये सारी बातों को हम लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, अब बात आता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कितने टाइप है। केमिकल रिएक्शन का कहने के लिए 12-13 टाइप से ऊपर चला जाएगा। हम लोग बारी बारी से हर एक टाइप को देखते हैं और हर एक टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप होता है, सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर रट्टा मारने के लिए जाओगे तो फिर रटते रटते परेशान हो जाएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो रट्टा मारने से ज्यादा बढ़िया है कि आप इसका वर्ड को तोड़ो। आप जैसे इसके वर्ड को तोड़ोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। अगर हम कॉम्बिनेशन वर्ड को देखें तो ये कहीं ना कहीं कंबाइंड वर्ड से बना है। कॉम्बिनेशन को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये कंबाइंड वर्ड से बना है। कंबाइंड कहने का मतलब क्या होता है? कंबाइंड कहने का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन in which two or more than two reactants combine to form a single product is called combination reaction। चलो इसको एग्जाम्पल की मदद से भी समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हम यहाँ पर क्या बात किए, हम यहाँ पर ये चीज बात की कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखोगे तो C+O2, पता है कि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम तरीका से Mg+O2, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चाहोगे तो आराम से रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। कार्बन एक ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन दो, आगे 2 पुट करो। ये दोनों एग्जांपल में आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर मेरे पास क्या चाहिए कि दो रिएक्टेंट है। देखो, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी मेरे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों आपस में कंबाइन करके केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें बना रहे हैं फर्स्ट वाला में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बना रहे हैं मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, आपको वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वर्ड का मतलब क्लियर है तो आपको केमिकल रिएक्शन बताने में कोई भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे वाले के लिए जो चूना आप लोग उबालते हो घर पे व्हाइट वॉशिंग के दौरान, मेरे पास जो चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसको कहते हैं। पानी में उसको डाला जाता है, पानी में डालने के बाद आप देखते हो कि वो बहुत तेजी से रिएक्शन करता, बहुत तेजी से हीट उसमें निकलता और वो यहाँ पर क्या बनाता? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आप व्हाइट वॉशिंग के दौरान इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर भी सेम वही चीज है सर, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहा है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर ये भी हो गया मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस हिसाब से आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। H2+Cl2 gives 2HCl। यहाँ पर भी सर दो रिएक्टेंट कंबाइन किया, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। आयरन का आप देख सकते हो Fe+S give FeS। यहाँ पर भी आप देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करता है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सिंपल सा था पहला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में। देखो, इतना ज्यादा हम लोग के पास केमिकल रिएक्शन होने लगा
कि अब साइंटिस्ट लोग को उसको याद रखने में दिक्कत होने लगा कि यहीं पे हम अभी आपको बताए तो 4-5 एग्जाम्पल बता दिए, तो यहाँ पर हम जब एक रिएक्शन में 4-5 एग्जाम्पल बता रहे हैं तो ऐसा तो मेरे पास हजारों रिएक्शन हो जाएगा। तो हजारों रिएक्शन को अलग अलग पढ़ने से ज्यादा अच्छा से हमें समझ में आएगा इन कंपेरिजन ऑफ एक सिंगल रिएक्शन पढ़ते थे। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि जो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन है उसको टाइप वाइज डिवाइड कर दिया। टाइप वाइज डिवाइड करने से अब हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े, मेरे माइंड में क्या आ गया कि सर वैसा एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से मेरे लिए बहुत आसान हो गया, हमें एक टाइप पढ़े, 5-10 एग्जाम्पल वहां पर निकल गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप को अगर हम पढ़ते हैं तो जो मेरा सेकेंड टाइप होता है वो सेकेंड टाइप होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर से वही बात कि पहले आप वर्ड को तोड़ो, पहले आप वर्ड को तोड़ो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। ठीक है, देखो अगर हम डीकंपोजिशन वर्ड को देखते हैं तो ये मेरे पास डीकंपोज से बना है। ठीक है, डीकंपोजिशन जो है ये मेरे पास डीकंपोज से बना है, जिसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक, अब ये टूटने वाले रिएक्शन को देखो तो टूटना का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि यही मेरे पास कोई पेन है, इस पेन को अगर हम तोड़ दें तो तोड़ देंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास मान लो कि सामने में मान लेते हैं कि कोई इसी को मान लो कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ये अगर मेरे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, इस लकड़ी का टुकड़ा को अगर हम तोड़ देते हैं तो सीधी सी बात है कि ये आपका जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या जी हो गया कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच single reactant splits 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 into 2 or more different products is called under suitable condition, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, under suitable condition is called decomposition reaction। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड यूज की, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम एक वर्ड लिखे हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो पहले इस अंडर सुटेबल कंडीशन को समझना होगा। ये अंडर सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या उसको समझाते हैं। जैसे मान लो कि हमें ये पेन को तोड़ता था, तो इस पेन को तोड़ने के लिए हम क्या किए, बाहर से ताकत लगाए, बाहर से एनर्जी दी, तब जाकर के मेरा ये जो पेन है ये आसानी से टूट गया। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि हमको किसी भी चीज को तोड़ना रहता है, अब ये पेन हो, चाहे बेंच हो, चाहे टेबल हो, या किसी किताब को, मान लो कि यही मेरे पास कोई एक किताब है। ठीक है, तो इस किताब को अगर हमको फाड़ना है, तो अगर हमको इस किताब को फाड़ना है तो हमको क्या करना होगा, बाहर से एनर्जी अप्लाई करना होगा। जब बाहर से हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तब जाकर के ये किताब फट पाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि किसी चीज को भी तोड़ने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। तो ये जो आप बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दिए बिना क्या कोई चीज टूट सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमको कोई केमिकल को तोड़ना है तो हम ऐसा थोड़ी कि उसमें ताकत लगाएंगे, हाथ से मार के उस केमिकल को तोड़ेंगे, या फिर उसको कैची करेंगे कि ये डंडा से मार करके केमिकल को तोड़ेंगे। पता चला कि केमिकल तोड़ने का जगह मेरा एपरेटस से टूट गया। तो यहाँ पर जो हम लोग को किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, तो ये क्या करना पड़ता है, 3 फॉर्म में एनर्जी देना पड़ता है। या तो हम उसको हीट के फॉर्म में दे करके तोड़ सकते हैं, या फिर हम उसको लाइट के फॉर्म में दे करके तोड़ सकते हैं, या फिर हम उसको
इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देकर के तोड़ सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर ये 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं और ये 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी अप्लाई करके ही किसी चीज को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको तोड़ना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CaO प्लस CO2। ये मुझे पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पर चूंकि हीट की मदद से हम यहाँ पर एनर्जी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें हीट नहीं देंगे तो मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटने वाला नहीं है। तो यह यहाँ पर ये उसके लिए सुटेबल कंडीशन हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं AgCl के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट देना पड़ता है। आप LiGHT यहाँ पर ये जब होगा तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 के रूप में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आप देखोगे क्या, बहुत सारा जो दवाई वगैरह होता है या बहुत सारा हम लोग के पास जो फूड मटेरियल्स होता है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट। वो क्यों लिखता है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको सनलाइट के साथ हम लोग रख देंगे, तो सनलाइट के साथ रख देंगे तो दिक्कत क्या चीज होगा कि जो सनलाइट है वो सनलाइट क्या करेगा कि पूरा का पूरा सब्सटेंस को तोड़ देगा। अब एग्जांपल के तौर पर मान करके चलो हम AgCl लेकर के रखे हैं। अब ये AgCl को हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम सूर्य का प्रकाश में सनलाइट के पास रख देते हैं, कुछ समय के बाद हम जाकर के देखेंगे क्या कि जो मेरे पास AgCl है, ये AgCl जो है वो आपका नहीं मिल करके सिल्वर और क्लोरीन गैस मिल रहा। हमको चाहिए था सिल्वर का क्लोराइड, मिल क्या रहा है, सिल्वर और क्लोरीन। तो ये मेरे वाला दिक्कत वाला बात हो गया। इसलिए साफ साफ बोल देता है कि आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखिए। सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुटेबल कंडीशन मेरा सनलाइट हो जाता है। इसी प्रकार आप वाटर को देखोगे कि जो वाटर होता है इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तब जाकर ये H2 और O2 गैस में टूट पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इसको तोड़ रहे हैं। तो चूंकि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया वो एज अ सुटेबल कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे, जो मैं लास्ट में करवा दूंगा, तो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में क्या चीज बोलेगा कि आपका जो है हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में कैसे डिवाइड किया उसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ देखो, आप हीट के प्रेजेंस में तोड़े, कैल्शियम कार्बोनेट था ना, हीट के प्रेजेंस में आप उसको डिकम्पोजिशन करें, तो सर डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे तो रहा है, पर आप यहाँ पर गौर करो, चूंकि हीट की मदद से आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम इस टाइप का जो डिकम्पोजिशन है इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन और रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका हीट की मदद से हुआ तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। आप यहाँ पर देखो तो सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसको तोड़ रहे हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसको तोड़ रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे फोटोलिसिस, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन और रिएक्शन। तो ये हो गया मेरे पास फोटोलिसिस, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पर मेरा जो है ये वाटर जो है मेरा क्या हो रहा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में आकर के टूट रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आकर के टूट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। तो यही चीज हम आपको समझा देते क्या कि जो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है वो फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो गया फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, और एक हो गया इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसको भी आपको समझा देते हैं, उसको भी आप अच्छे से समझ लो। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही चीज बनता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा क्यों कहते हैं। साफ साफ पहला क्वेश्चन यही बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा क्यों कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन का उल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन में जो आपका सिंगल रिएक्टेंट है
वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक में कंबाइन कर रहा है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और दूसरा में क्या हो रहा है कि आपका दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है। तो एक में जुड़ रहा है, एक में टूट रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि आपका कॉम्बिनेशन में क्या होगा। कॉम्बिनेशन को अगर आप देखते हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका जुड़ने का काम होता है, जबकि अगर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको टूटने का काम होता है। ठीक है, अब उसी में तीन टाइप में देख ली कि हीट से तोड़े तो वो अलग हो गया डीकम्पोजिशन, सनलाइट से तोड़े तो वो एक अलग हो गया, और अगर हम बात करें कि हीट हो गया, सनलाइट हो गया, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़े तो वो अलग टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक, अब अगला जो मेरे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम लोग अच्छा से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो टाइप वहां पर बताया वो तीन टाइप को भी याद रखना। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि आप हीट के मदद से तोड़ने वाला एग्जांपल दो, आप सनलाइट के मदद से तोड़ने वाला एक एग्जांपल दो, और आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ने वाले एग्जांपल दो। तो वो टाइप का याद रख लेना। ठीक है, वाटर लॉ नीचे जो लिखा हुआ था, वो वाटर लॉ जो नीचे लिखा हुआ था उसको भी ध्यान रख लेना, H2O gives H2 plus O2। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड को देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिस्प्लेस से बना। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब होता है क्या, हटाना। ठीक, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना। तो डिस्प्लेस मतलब है हटाना। हटाना करने का मतलब क्या होगा कि अब मान लो कि आप पहले के टाइम पे क्या देखते थे कि पहले के टाइम पर जो आपका ज्यादा पावरफुल राजा होता था वो कम पावरफुल राजा को उसका सिंहासन से हटा देता था, उसका राज से हटा देता था और वहां पे अपना कब्जा कर लेता था। देखो, जो केमिस्ट्री है ना वो हम लोग का डेली लाइफ का ही सब्जेक्ट है। कैसे डेली लाइफ का सब्जेक्ट है, जो ज्यादा ताकतवर केमिकल होता है वो कम ताकतवर केमिकल को उसके जगह से हटा देता है। क्या बोले, जो ज्यादा ताकतवर केमिकल होता है वो कम ताकतवर केमिकल को उसके जगह से हटा देता है। तो यही चीज हम लोग सीखे थे केमिस्ट्री से ही, हम लोग सीखे जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है वो कम ताकतवर को अपना जगह से हटा देता और उसका जगह को ले लेता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन पे आ जाए तो इसका अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो क्या होगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from its aqueous solution is called displacement reaction। ठीक है, क्या वर्ड बोले, द केमिकल रिएक्शन इज विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात आया सर कि हमको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कौन कम रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है कौन कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जब तक आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा आप कभी भी उस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात आया कि सर हम इसको कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपका आता है रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको क्लास 8 में याद करवाया गया होगा। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हो, और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कौन कम रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, तो याद रखना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस चीज को एकदम डिट्टो याद रख लेना। क्या वर्ड यूज किए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम।
बहुत सारा मोनोमिक साउंड मिल जाएगा, मन करे तो मोनोमिक साउंड से याद कर लेना। और मोनोमिक साउंड से याद करने से ज्यादा बढ़िया है कि आप इसको चर्चा के ग्रुप में याद कर लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद करने में ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो, आप जैसे जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते हो, तो आपका जो रिएक्टिविटी होता है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज करते चला जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। क्या वर्ड यूज किए, जो जितना ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना नीचे है वो कम रिएक्टिव। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि बहुत कोई देखेगा कि यहाँ पर कॉपर के नीचे कहीं ना कहीं मर्क्यूरी भी लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे एलिमेंट है, हम लोग के पास टोटल 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में बहुत सारा एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होता है उसको लेते हैं, जो ज्यादा यूज नहीं होता उसको हम लोग नहीं लेते हैं। मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा यूज नहीं है 10th में, तो हम लोग मर्क्यूरी को ज्यादा शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, बस चर्चा करके इसको हर हाल में याद होना चाहिए। जितना अच्छा से आप इसको याद कीजिएगा, आप उतना अच्छा से आप इसको बना पाइएगा। अब बात आता है कि सर इसका भी एग्जाम्पल पे आते हैं, तो देखो इसका एग्जाम्पल पर क्या होगा, हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं Fe। ठीक है, मान लो आयरन लेते इसको कॉपर सल्फेट में डालते हैं। आपसे साफ साफ बोलेगा कि आयरन कोई मान लो सॉलिड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है, तो आपको बोला जाए कि इस केमिकल रिएक्शन को आप कंप्लीट करके दिखाओ। देखो तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला तो होता है कि आपको रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। दूसरा क्या होगा कि आपको रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा क्या होगा कि कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन बोलेगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें जब आप लोहा का कील डालते हैं, आयरन का नेल को डालते हैं, तो कुछ समय के बाद इसका ब्लू कलर गायब होने लगता है, सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है तो उसका रीजन आपसे मांगा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपसे साफ साफ इसका रीजन मांगा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आप देखोगे सर आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो ये रहा मेरे पास आयरन, ये रहा मेरे पास कॉपर। ठीक है, मरकरी हटा दे रही, आपको नॉलेज के लिए बता दिए थे। देखो हम क्या बोले, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा, जो जितना नीचे होगा वो उतना कम ताकतवर होगा। आप देख रहे हैं आयरन और कॉपर में, आयरन आपका ऊपर है, आयरन आपका ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसा पहले का टाइम पे होता था, ताकतवर राजा कमजोर राजा को हटा देता था, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो अगर आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल देगा, तो खुद बना लेगा क्या चीज, आयरन सल्फेट। तो ये बनाएगा FeSO4 और ये कॉपर हो गया मेरा बाहर। अब यहाँ पर याद रखना कि आपका जो ये आयरन सल्फेट होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपका आखिर ऐसा क्या होता है कि जो आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट में आप आयरन को डालते तो सॉल्यूशन ग्रीन क्यों होने लगता है, तो आप बता देना कि चूंकि आपका कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो चूंकि आयरन से वो कम रिएक्टिव है तो क्या होता है, समय के साथ आयरन जो है धीरे धीरे कॉपर को डिस्प्लेस करते चला जाता है और आपको ग्रीन कलर का प्योर आयरन बना देता है। ठीक है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है, जिसके वजह से मेरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से ग्रीन दिखाई देने लगता है। ठीक, अब इसी हिसाब से अगर हम दूसरा रिएक्शन के बारे में बात करें तो आप एक काम करो, अब की बार जिंक को ले लो, जिंक को FeSO4 में डाल करके देखो जब भी आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप चाहते हो कि एग्जाम में हमको 100% मार्क्स मिले, तो 100% मार्क्स मिलने के लिए आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना होगा। पहला कि आप 2 लाइन का डेफिनेशन जरूर लिख लेना, 2-3 लाइन का जो भी हो सुटेबल डेफिनेशन लिख देना। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिखना। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल लिखने के बाद आप उसको बैलेंस करना, और अगर आपको पता है तो आप उसका फिजिकल स्टेट को भी बता देना। अगर आप ये सारा चीज करते हैं तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा था वो आपका आधा मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। तो इतना चीज को स्टार्टिंग में ध्यान दे लेना। पहला सर रिएक्शन, 2-3 एग्जाम्पल, बैलेंसिंग और फिजिकल स्टेट। अगर इतना कर लेते हो तो 100 में 100 आपको पूरा आराम से एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो Zn प्लस FeSO4, तो हमको पता है कि सर जो जिंक होता है वो मेटल है, मेटल हो तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। आयरन सल्फेट आपका एक्वस होता है। अब बोलेगा कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, तो हम जिंक और आयरन सल्फेट को देखते हैं, मतलब जिंक और आयरन को देखते हैं। तो ये जो जिंक है ये आप देखो आयरन से जस्ट ऊपर है, तो जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया तो ये आयरन सल्फेट से आयरन को हटा देगा, आयरन सल्फेट से आयरन को हटाएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में आपका क्या निकलेगा,
साथ में आपको निकलेगा आयरन। ठीक है, इसी हिसाब से आपको बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देगा और आपको बोलेगा कंप्लीट द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब मान लो कि अगर आपको यहाँ पर दे दे, हम यहाँ पर दे देते Cu प्लस FeSO4, बोलेंगे क्या, इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करके बताओ कि इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो बहुत कोई जिसको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं होगा, तो उसको अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर आप क्या कर रहे थे, जो सल्फेट वाला पोर्शन होता था वो सल्फेट वाला को आप बगल वाला से डिस्प्लेस कर देते थे, या जैसे कॉपर सल्फेट था तो कॉपर की जगह आयरन लिख के बना दिए, आयरन सल्फेट था आयरन की जगह जिंक लिख के बना दिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन सल्फेट है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट और प्लस कर देते हैं हम यहाँ पर आयरन। आप जैसे ये चीज को करोगे आपका ये हो जाएगा पूरी तरह से गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सर आयरन सल्फेट और कॉपर में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर जैसे उससे क्या करेगा, उसको बाहर निकालने के लिए आएगा, ये आयरन इसी को मार के भगा देगा। ठीक है, और ये आयरन जैसे इसको मार के भगा देगा तो ये क्या होगा कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी हमको इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए तो Cu प्लस FeSO4 हम यहाँ पे लिख देंगे साफ साफ नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन लिखे, क्योंकि आपका आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाला को हटा सकता है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाला को कभी भी हटा नहीं सकता। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब ऐसा बात नहीं है कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो केवल और केवल सल्फेट के केस में ही होगा, खाली सल्फेट का केस में नहीं होगा। आप यहाँ पर सल्फेट की जगह नाइट्रेट भी ले लोगे या आप कोई हैलोजन को भी ले लोगे तो वो भी होगा, बस आपको उसका रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। जैसा हम यहाँ पर ले लेते हैं Cu प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट पता होना चाहिए एक्वस होता है, क्योंकि इसका आता है क्रिस्टल, उसको डाला जाता है, और कॉपर तो सॉलिड होता है। ठीक, अब बोलेगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अब उसको भी देख लो, कॉपर है और सिल्वर है। सर कॉपर अगर हम देखते हैं तो ये रहा, सिल्वर यहाँ पे रहा, तो कॉपर जो होता है वो कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और साथ में निकालेगा ये सिल्वर। ठीक, अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है, सर नाइट्रेट 2 है तो नाइट्रेट 2 कर दी, तो सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, किसी भी टाइप का रिएक्शन में ये चीज लागू होता है। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे नॉन मेटल का Cl2 प्लस KBr, हम यहाँ पर बोले तो क्लोरीन मेरा गैस हो जाएगा, KBr मेरा एक्वस हो जाएगा। हम यहाँ पर आपसे अगर बोले कि यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ कि इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो आपको हम पहले एक चीज समझा दिए, बस हमको रिएक्टिविटी पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो मेटल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेटल अगर रहता तो यहाँ पर दोनों के पास में मेटल रहता तो ज्यादा आसान हो जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट में डाल देते। यहाँ पर भी क्लोरीन है सर, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल का कुछ का पता होना चाहिए, कुछ का पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह होता है ये हैलोजन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आपको याद रखना होगा कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेरा जो रिएक्टिविटी होता है वो रिएक्टिविटी जो है वो मेरा डिक्रीज करते चला जाता है। तो क्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन जो है ब्रोमीन को हटा देगा और बनाएगा अपना पोटेशियम वाला सॉल्यूशन, अब Br2 गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और ये आपको एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए जाओगे तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 कर देते हैं। आप अगर पोटेशियम को देखोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा पूरी तरह से बैलेंस। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, आज का लास्ट देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर बचा हुआ रिएक्शन को कल चेक कर लेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एंडोथर्मी, एक्सोथर्मी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे और उस एक क्लास में क्या करेंगे, सारा का सारा टाइप ऑफ रिएक्शन पे जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते चले जाएंगे। ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रखना कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी समझ में आएगा जब आपको ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज अच्छा से याद है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगा तो आप कभी भी टाइप ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो अब आते हैं क्या, अब आते हैं आज का लास्ट टॉपिक
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस पर बात कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट तो करोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार होने वाला, तो चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार होने वाला तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि 2 बार हमको डिस्प्लेसमेंट कराना, तो 2 बार कराना है तो करा दो। जैसे हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3 प्लस KCl के रूप में, AgNO3 प्लस KCl के रूप में। यहाँ पर हम आपसे बोल दें कि यहाँ पर बताओ क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो इसका अगर हम सिंपल डेफिनेशन पे जाए तो बोला जाता है द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंपल सा बात, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। एक्सचेंज ऑफ आयन करने का मतलब इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव के साथ, उसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। जैसे AgN3 में आपको पता है कि सिल्वर मेटल है तो प्लस होगा, अब इस पे NO3 पे माइनस हो जाएगा, पोटेशियम पे प्लस होगा, क्लोरीन में माइनस हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पास, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पास, क्या बनाएगा, Ag आया इसका पास, ये हो गया AgCl, K प्लस आया NO3 के पास, ये हो गया KNO3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, AgCl प्लस KNO3, ठीक है। अब यहाँ पर AgCl याद रखना, ये आपका प्रिसिपिटेट बनाएगा। प्रिसिपिटेट क्या होता है, थोड़ा देर में आपको इसको समझा देंगे कि प्रिसिपिटेट मेरा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पास गया, AgCl बन गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पास गया, वहां पर आपका KNO3 बन गया। इसी हिसाब से और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BaCl2 का, BaCl2 में हम क्या डालते हैं, Na2SO4 को डाल देते हैं, NO2SO4 को हम डाल देंगे। तो वही चीज करना है सर, एक्सचेंज ऑफ आयन करना। तो एक्सचेंज ऑफ आयन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो बेरियम पे होता है प्लस, क्लोरीन पे माइनस, सोडियम पे होता है प्लस, सल्फेट पे माइनस। देखो कितना प्लस कितना माइनस होता है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहने के लिए जैसा सल्फेट पे 2 माइनस होता है, आपका बेरियम पे 2 प्लस होता है, तो यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस देना से होता है, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये पता चाहिए कि सर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पास जाएगा, तो ये बेरियम और सल्फेट मिल के बना लेगा BaSO4, ये इसका बनाएगा प्रिसिपिटेट, और ये Na और Cl मिलकर के बना लेगा 2NaCl, ठीक है। और ये जो 2NaCl होगा ये होगा एक्वस फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको ये देखो याद रखना कि ये जो आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, अब ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, आपका AgCl के बारे में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। तो ये प्रिसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में इसके बाद आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर भी देखो, आप देख रहे हैं क्या, इस वाले केमिकल रिएक्शन में क्या एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पास गया, बेरियम इसके SO4 के पास गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पास गया, Na जो है इसका नेगेटिव पास आया। तो चूंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट करें। मतलब ये जो सिल्वर है ये इस पोटेशियम को भी आपको डिस्प्लेस करवा दे रहा है, ये पोटेशियम जो ये सिल्वर को भी डिस्प्लेस करा दे रहा है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2-2 बार हो रहा है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2-2 बार हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका 2-2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए, 2-2 बार एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए, तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आ गया था, हम यहाँ पर एक वर्ड बोले थे प्रिसिपिटेट के बारे में। तो पहले आपको ये प्रिसिपिटेट का मतलब समझ में आना चाहिए, आप आराम से बता दोगे कि आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो फिर से वही बात, वर्ड को तोड़ो डेफिनेशन बनेगा, वर्ड को तोड़ो डेफिनेशन बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पर वर्ड क्या लिखें, हम यहाँ पर वर्ड लिखें प्रेसिपिटेट। हम क्या वर्ड लिखें, हम वर्ड लिखें प्रेसिपिटेट। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, क्या बात बोले, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से
जानते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक प्लेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात आया कि सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले आपको ये प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आना चाहिए कि आपका प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। देखो, प्रेसिपिटेट कहने का मतलब क्या चाहिए होता है कि प्रेसिपिटेट आर दोज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स which are formed during the chemical reaction and are insoluble during the whole reaction। मतलब क्या हो गया, वैसा सब्सटेंस जिसको आप केमिकल रिएक्शन के दौरान बना लेते हो वो आपका नीचे बॉटम में जाके बैठ जाता है। आप उसको कितना भी घोलने का कोशिश करते हो वो घुलता नहीं है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं, ज़्यादा बेटर समझाएं। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल में लिए थे बेरियम क्लोराइड। इस बेरियम क्लोराइड में क्या डाले थे, सोडियम सल्फेट। देखो, मान करके चलते हैं क्या, मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, ये हो गया पहला टेस्ट ट्यूब, ये हो गया मेरे पास दूसरा टेस्ट ट्यूब। ये मेरे पास जो दो टेस्ट ट्यूब है ना, पहला टेस्ट ट्यूब में मान लो कि बेरियम क्लोराइड है, दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट है। हम ये दोनों को आपस में मिला दिए। हम जैसे इन दोनों को आपस में मिला दिए, मिलाने के बाद क्या होता है, अब सीधी सी बात है कि सर ये केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा सर, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव पास जाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। और साथ में सर इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव पास जाएगा, ये बनाएगा NaCl। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या, आप यहाँ पर देखोगे कि जब आप इन दोनों केमिकल को आपस में मिलाए थे तो आपस में मिलाने के बाद क्या हुआ कि नीचे आपका टेस्ट ट्यूब का बॉटम में केमिकल रिएक्शन के बाद कोई व्हाइट कलर का कुछ जमा हुआ आपको नजर आ रहा है। व्हाइट कलर का आपको कुछ जमा हुआ नजर आ रहा है। ये जो व्हाइट कलर का जमा हुआ आपको नजर आ रहा, आप इसको कितना भी घोलने का कोशिश कर रहे हो ये आपका घुलता नहीं है। तो आप इसको कितना भी घोलने का कोशिश कर रहे हो ये आपका घुलता नहीं है, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। आप ग्लास रॉड ले लेना, ग्लास रॉड से इसको घोलने की कोशिश करना, उंगली डाल करके मत घुमाना, उंगली डाल करके घुमाओगे पता चला कि उंगली ही घूम जाएगा कुछ दिन में आप, तो गलती से भी वो चीज़ मत करना, ऐसा होगा कुछ नहीं, पर रिस्क नहीं लेते हैं। ग्लास रॉड से लेकर के घुमाना, आप कितना भी उसको घोलने का कोशिश करोगे घुलता नहीं है। तो चूंकि ये घुलता नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट जरूरी नहीं है कि व्हाइट ही हो, आपका किसी और कलर का भी हो सकता है, आपको उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका जो कॉपर सल्फेट होता है तो इस कॉपर सल्फेट में हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को डालते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को डालते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव में ये टूटेगा। तो जैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव में टूटेगा तो ये कॉपर और सल्फर मिलकर बनाएगा Cu2S, ये हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर बनाएगा H2SO4। तो ये आप जो देख रहे हो तो ये हो गया आपका एक्वस, ये आपका बना लिया ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आपका जो होता है वो आपका व्हाइट ही होता, कुछ व्हाइट होगा, कुछ ब्लैक होगा, कुछ आपका येलो होगा। जैसे लेड वाला जो आपका होगा तो लेड वाला को अगर आप देखोगे तो लेड वाला जो होता है लेड क्लोराइड वगैरह तो वो आपका येलो कलर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रख लेना कि वह डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, कॉम्बिनेशन क्या होता। ठीक है, तब जा करके आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो एक बार और इसको प्ले करके देखना। जितना अच्छा से आप टाइप ऑफ रिएक्शन पे कमांड करोगे उतना ही अच्छा से आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन गड़बड़ होगा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन गड़बड़ होगा, केमिकल रिएक्शन गड़बड़ होगा केमिस्ट्री ऑटोमेटिक गड़बड़ होगा। इसलिए केमिस्ट्री से लड़ना नहीं है, केमिस्ट्री को सीखना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, जब सारा टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास में खाली क्वेश्चंस लेकर के आ जाएंगे, जहां पर आपको होल एंड सोल सारा टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता है उसको बारी बारी से करा देंगे। तथा का इन सारे टाइप ऑफ रिएक्शन को अच्छा से देखना। कल के क्लास में नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे। धन्यवाद।